गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आखिर राम वापस लौट ही आए। 3 तलाक और राम के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए वो राम मंदिर का निर्माण रोकना चाहती है। आज अपने विकास कार्यों को गिनवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद कांग्रेस पर एक जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने महापुरुषों की लगातार अनदेखी की, यहाँ तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में कोताही बरती और उसके साथ साथ सरदार पटेल के साथ भी नाइंसाफी की। इसके बाद अपने भाषण के आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। अरे चूंटણી કોંગ્રેસ પાર્ટી લડે છે અને તમને લાગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર રામ મંદિરનો જે કંઈ નિર્ણય થાય એના કારણે એમને રાજકીય લાભ અને ગેરલાભ આ જોવાનું કે ભારતનું ભલું થાય એ જોવાનું હોય। उनके मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 2019 के चुनाव के नाम पर इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है और राम मंदिर के निर्माण को अटका रही है। चुनावी भाषण में समाज के सभी हिस्सों को छूने की कोशिश करते हुए मोदी ने एक बार फिर सरदार पटेल और अंबेडकर की अनदेखी करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, धंधुका। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 25वीं बरसी आज छावनी में तब्दील हुई अयोध्या। यूपी पुलिस द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया। राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले हर एक रास्ते की नाकेबंदी कर दी गई। अयोध्या मुद्दे से जुड़े पक्षकारों और मठ मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि रोज की तरह आज भी अयोध्या में जनजीवन सामान्य ही रहा। विवादित ढांचा गिराए जाने की 25वीं बरसी पर जहां मुस्लिम संगठनों ने शहीद दिवस मनाया, वहीं हिंदू संगठनों ने आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया। वीडियो जर्नलिस्ट मतफहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, अयोध्या। 61वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के शिवाजी पार्क के पास स्थित चैत्य भूमि पर आज बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लाखों अनुयायी जमा हो गए हैं। ओखी तूफान को देखते हुए प्रशासन ने दादर इलाके के लगभग 70 से भी ज्यादा स्कूलों में रहने की व्यवस्था की है और मुफ्त चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। एक तरफ चक्रवात ओखी का खतरा, दूसरी तरफ लाखों का चैत्य भूमि पर पहुंचना जाहिर है सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पॉश इलाके में हुई डबल मर्डर की वारदात के बाद से नाबालिग बेटा गायब। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी के एक फ्लैट में मां और बेटी की लाश बरामद हुई। दोनों की हत्या करके लाशों को बेड पर कंबल से ढक दिया गया। जब पुलिस यहाँ मौके पर आई तो दरवाजे में बाहर से ताला लगा हुआ था और उस ताले को तोड़ के जब अंदर एंटर किया गया तो एक महिला और उनकी जो डॉटर हैं उन दोनों की डेड बॉडी मिली है अंदर रूम में। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से और प्लस किसी छोटे शार्प वेपन से मारा गया है। पुलिस को मौके से क्रिकेट बैट और एक धारदार कैंची भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने गायब बेटे को ढूंढने के लिए टीम भी बनाई है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरा खंगालने से लेकर के पड़ोसियों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस को संदेह है कि मामला लूटपाट का नहीं बल्कि आपसी विवाद का हो सकता है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हर्षद जनवानी, न्यूज नेशन। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युमन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी को लेकर आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज बोर्ड ने यह फैसला शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को इस पूरे मामले में फाइनल आर्ग्यूमेंट होगी। दरअसल आज बोर्ड को इस मामले में दर्ज कई याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, लेकिन बोर्ड ने ये मामला फिलहाल शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। इस पूरे मामले में प्रद्युमन के पिता के वकील ने कहा कि आज सारी रिपोर्ट्स बंद लिफाफे में बोर्ड को सबमिट कर दी गई हैं। हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न भी है सेक्शन 15 में, उसके तहत मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आकलन जुवेनाइल का होना तय है, उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हुई है।
इसके साथ ही आरोपी पक्ष की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं जिन पर बोर्ड सुनवाई करेगा, जिसमें नाबालिग को सीबीआई द्वारा टॉर्चर करने की शिकायत कही गई है। साथ ही आरोपी पक्ष ने जुवेनाइल का नाम सार्वजनिक न करने की मांग भी बोर्ड से की है। पीड़ित पक्ष के वकील की माने तो अब तक जितने भी सबूत इकट्ठा हुए हैं वो सभी आरोपी के खिलाफ नजर आते हैं। ऐसे में प्रद्युमन के पिता को उम्मीद है कि उन्हें इस पूरे मामले में अब जल्द न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। आर्मी चीफ विपिन रावत ने कहा कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। सेना सदैव राष्ट्रहित में काम करती है। भारतीय लोकतंत्र में सेना अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। सेना को राजनीति से दूर रखने पर सेना ने हर समय बेहतर परिणाम दिए हैं। इसका मतलब वही है कि आर्मी को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, मतलब बड़ा क्लियर है स्टेटमेंट में। डिफेंस फोर्सेज में मीडिया के महत्व पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि सेना के अदम्य साहस और बलिदान को मीडिया ने ही जन जन तक पहुंचाया है, जिससे एक आम आदमी की नजर में एक फौजी के लिए सम्मान बढ़ता है। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि आतंकवादी भी मीडिया के माध्यम से अपने प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं और हमें इस पर काम करने की जरूरत है। आतंकवाद के मसले पर सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा कि सेना आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कभी पत्थरबाजी को लेकर सुर्खियों में आई जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और उनकी टीम की 22 सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पहली बार बनाई गई इस महिला फुटबॉल टीम को CM11 का नाम दिया गया था और ये टीम कोल्हापुर में हुई इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर वापस दिल्ली पहुंची थी। इस टीम के 22 सदस्यों में से 5 लड़कियां कश्मीर, 4 जम्मू और 2 लद्दाख की प्लेयर्स हैं। खुशी की बात यह है कि इस टीम की एक सदस्य ऐसी थी जिसकी पिछले साल पत्थरबाजी करने की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन आज वह जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कप्तान हैं। आतंक के साए के बीच देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में खेल ने जम्मू कश्मीर में कई नौजवानों की जिंदगी को बदला है और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कोशिशों में लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। आज सुबह सवेरे शिवसेना के मेंबर्स श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेशनल फ्लैग होइस्ट करने की कोशिश की, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने फॉइल कर दिया। आज सुबह सवेरे शिवसेना के 8 मेंबर्स की टीम लाल चौक पहुंची, जहां पर उन्होंने नेशनल फ्लैग होइस्ट करने की कोशिश की, पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। शिवसेना के मेंबर्स ने कहा कि वो फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट का जवाब देने आए थे। फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले सेंटर को ललकारा था कि वो श्रीनगर आकर नेशनल फ्लैग लहराए। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और भारत माता की जयकारे और वंदे मातरम के गुणगान होंगे। इन सभी शिवसेना के वर्कर्स को श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। लंदन के मेयर सादिक खान ने अपनी ही ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग नरसंहार की माफी मांगने को कहा है। लंदन के मेयर सादिक खान आज अमृतसर पहुंचे। उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका, गुरबानी का श्रवण किया, लंगर घर में सेवा की और खुद भी लंगर खाया। इसके उपरांत वह जलियांवाला बाग में पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। My view is that the British government should apologise for the Jallianwala Bagh shootings. Some people use the word massacre, and it's important to apologise for the errors done in the past. लेकिन लंदन के मेयर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में पहुंचकर यहां की विजिटर बुक में क्षमा याचना करके एक ऐतिहासिक दस्तावेज का निर्माण किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, अमृतसर। गुजरात के तटों तक पहुंचने से पहले कमजोर पड़ा ओखी तूफान, पर खतरे की चेतावनी अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की तरफ बढ़ने वाला ओखी तूफान गुजरात के तटीय इलाकों को छू भी ना सका। हालांकि पहले ओखी तूफान का गुजरात की तरफ बढ़ना एक बड़े खतरे की तरह देखा जा रहा था। नेवी और कोस्ट गार्ड ने तूफान से नुकसान को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सूरत के दक्षिण पश्चिम किनारे से 240 किलोमीटर दूर ही ओखी कमजोर पड़ गया। समुद्री इलाकों में अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका भी जताई है। यही वजह है कि खतरे की चेतावनी को पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, सूरत।